Students, good morning and welcome to Bind EduTech. In previous video, we were discussing that the author Anish Jung explained that it was not lack of money, but it is their tradition to stay barefoot. The children of rag pickers are habituated to not wearing footwears which shows their perpetual state of poverty. पिछले वीडियो में हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि लेखिका व्याख्या करती है कि कचरा बीनने वाले बच्चे नंगे पांव रहते हैं, इसके लिए केवल पैसे की कमी ही पर्याप्त कारण नहीं है, बल्कि यह उनकी परंपरा बन गई है नंगे पांव रहने की, जो उनकी निरंतर गरीबी को ही दिखाती है। अब अगले पैराग्राफ में हम लोग देखें, लेखिका बोलती है, आई रिमेंबर ए स्टोरी ए मैन फ्रॉम ओडीपी वंस टोल्ड मी एज ए यंग बॉय ही यूज्ड टू गो to a school, and when he passed an old temple where his father was a priest, and that young boy used to stop there briefly and pray for a pair of shoes. 30 years later, the author visited the same town and the same temple, which was now drowned in an air of desolation. There lived a new priest in the backyard of the temple. There were red and white plastic chairs. The author noticed that a young boy came in grey color uniform. He was wearing shoes and socks. He threw his bag, a school bag, on a folding bed. By watching that boy, the author remembered the story of the boy 30 years earlier, who used to pray for a pair of shoes. When he got a pair of shoes, then he used to pray, let me never lose them. And Goddess had granted his prayer. अब इस स्टोरी को देखिए, जो स्टोरी के अंदर है, लेखिका बताती है, याद करती है एक कहानी। उडीपी में एक लड़का स्कूल जाता था और स्कूल जाने के क्रम में एक पुरानी मंदिर थी। उस मंदिर का पुजारी उस लड़के का पिता था। वो लड़का उस मंदिर के पास स्कूल जाने के क्रम में कुछ देर के लिए रुकता था और ईश्वर से एक जोड़ी जूता की प्रार्थना करता था। 30 वर्ष बाद, हाउ मेनी ईयर्स लेटर, 30 ईयर्स लेटर, लेखिका उसी शहर के उस मंदिर में जाती है, उडीपी के, जहां पर अब नज़ारा पूरी तरह से बदल चुका था। उस मंदिर के पिछले हिस्से में अब नया पुजारी रहने लगा था। वहाँ व्हाइट और रेड कलर के प्लास्टिक की कुर्सियाँ थी। लेखिका देखती है कि एक छोटा बच्चा जो ग्रे कलर का यूनिफॉर्म पहने हुए था, जूता मोजा पहने हुए था, वो दौड़ते हुए आता है और अपना स्कूल बैग को एक फोल्डिंग बेड पर फेंक देता है। जब लेखिका उस बच्चे को देखती है तो याद करती है उस 30 वर्ष पहले के बच्चे को,
जो ईश्वर से एक जोड़ी जूता के लिए प्रार्थना करता था। जब उसे फाइनली एक जोड़ी जूता मिल गया था, तब वो ईश्वर से प्रार्थना करता था कि हे ईश्वर, दिला तो दिए, लेकिन इसे खोने मत देना। और देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। अब देखिए इस स्टोरी से आप क्या समझ रहे हैं। तो सबसे पहले 30 ईयर्स को यहां देखिए, 30 ईयर्स पहले, अर्लियर पहले और आफ्टर, 30 वर्ष पहले और 30 वर्ष बाद। देखिए 30 वर्ष पहले जो बच्चा जूता के लिए प्रार्थना करता था, उस समय उस मंदिर का पुजारी उसका पिता था। 30 साल बाद जब लेखिका वहां जाती है तो देयर लिव्ड ए न्यू प्रीस्ट। अब वहां पर मंदिर का पुजारी बदल चुका था, नया पुजारी रहने लगा था। तो जो बच्चा 30 वर्ष पहले जूता के लिए प्रार्थना करता था ना, वही बच्चा 30 वर्ष बाद उस मंदिर का नया पुजारी था और उसका बेटा जूता मोजा पहनकर स्कूल जा रहा था। लेखिका यहां पर डिफरेंशिएट करती है। हाउ डिड द ऑथर डिफरेंशिएट बिटवीन यंग प्रीस्ट सन एंड साहिब? तो विथ द पैसेज ऑफ टाइम a lot of changes are observed in each and every section of society, but time has brought no any change in the life of rag pickers. लेकिन समय ने कचरा बीनने वाले के जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं लाया। 30 वर्ष पहले पुजारियों के यहाँ जूता पहनने की परंपरा नहीं थी, अब वो परंपराएं बदली। 30 वर्ष बाद पुजारी का बेटा आज जूता मोजा पहनकर स्कूल जाता है, लेकिन लेखिका के पड़ोस में रहने वाले साहेब जैसे हजारों बच्चे 30 वर्ष पहले भी नंगे पांव थे, स्कूल नहीं जाते थे। 30 वर्ष बाद भी वो नंगे पांव हैं, स्कूल नहीं जाते। तो टाइम हैज ब्राउट नो एनी चेंज इन द लाइफ ऑफ रैग पिकर्स। तो यहां पर हम लोग इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, फिर से एक बार देखिए। विथ द पैसेज ऑफ टाइम ए लॉट ऑफ चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड इन ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, बट time has brought no any change in the life of rag pickers. 30 years earlier, the priest's son did not wear shoes, but now he wears shoes and goes to a school. But thousands of rag pickers like Sahib are still shoeless and they don't go to a school. अब अगले पैराग्राफ में हम लोग चलें। माई एक्वेंटेंस विथ बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, ए प्लेस ऑन पेरीफेरी ऑफ दिल्ली 8 miles away from it metaphorically. Those who live here are squatters who came back in 1971 from Bangladesh. Sahib's family was among them. Simapuri was then wilderness. It still is, but no longer empty. In a structure of mud with roof of tin or tarpaulin lived 10,000 rag pickers devoid of sewage, drainage and running water. They lived here for more than 20 years, more than 30 years, without identity, without permit, but they have ration card which enables them to buy grain at reasonable rate. Food is more important for survival than an identity.
अब देखिए यहां पर इस पैराग्राफ में अनीस जंग क्या कह रही हैं, माई एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस का अर्थ हुआ परिचय। लेखिका कह रही है कि नंगे पांव रहने वाले, कचरा बीनने वाले बच्चों के परिचय ने लेखिका को सीमापुरी जाने के लिए मजबूर कर दिया। तो द ऑथर वेंट देयर टू गेट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ स्टाइल ऑफ रैग पिकर्स। व्हाई डिड द ऑथर गो टू सीमापुरी? तो शी वेंट देयर टू गेट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ स्टाइल ऑफ रैग पिकर्स। बोलती हैं कि सीमापुरी इज ए प्लेस ऑन पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, 8 miles away from it metaphorically. Why does the author say so? लेखिका क्यों कह रही है कि सीमापुरी दिल्ली के पास होकर भी दिल्ली से कोसों दूर है? तो द पीपल ऑफ दिल्ली enjoy each and every facility such as better roadways, education, medical facility. Their per capita income is very high, while the people of Simapuri are devoid of all basic facility. जबकि सीमापुरी के लोग हर प्रकार के सुख सुविधाओं से वंचित है। इसलिए लेखिका कह रही है कि सीमापुरी दिल्ली के पास होकर भी दिल्ली से कोसों दूर है, क्योंकि दोनों जगह के सुविधाओं में, जीवन स्तर में बहुत ही अंतर है। सीमापुरी में रहने वाले बांग्लादेशी घुसपैठी स्क्वैटर जो 1971 में कहां से आए? बांग्लादेश से। और साहेब्स फैमिली वाज वन ऑफ देम, साहेब का परिवार उनमें से एक था। सीमापुरी वाज देन वाइल्डरनेस, कह रही है लेखिका कि सीमापुरी उस समय एक जंगली क्षेत्र था। तो देखिए क्वाइट नेचुरल है कि कोई भी स्क्वैटर्स, घुसपैठिए, रिफ्यूजी वहीं पर अपना ठहरने का व्यवस्था करेगा जो खाली जगह हो। नहीं तो अगर आपके घर के सामने कोई तंबू लगाएगा तो आप उसे किसी भी कीमत पर वहां लगाने नहीं देंगे। तो सीमापुरी उस समय जंगली क्षेत्र था, खाली था, वीरान जगह था। अरे कि आज भी है लेकिन अब वो खाली नहीं रहा। 10,000 बांग्लादेशी रैग पीकर वहां पर, वो बांग्लादेशी रैग पीकर्स की एक कॉलोनी बन गई है। दे लिव इन अ स्ट्रक्चर ऑफ मड। स्ट्रक्चर ऑफ मड कहने का मतलब मिट्टी की दीवार, ऐसा नहीं कि कीचड़ की बनावट, मिट्टी की दीवार विथ रूफ ऑफ टीन और टारपुलिन, ऊपर से टीन या त्रिपाल से ढक देते। डिवॉइड ऑफ सीवेज, टॉयलेट का पानी निकलने की व्यवस्था नहीं, ड्रेनेज, नालियों की व्यवस्था नहीं है, एंड रनिंग वाटर, पेयजल, सप्लाई वाटर, हर प्रकार के मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं वो। उनके पास अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई परमिट नहीं है। भारत सरकार ने उनको वहां पर रहने के लिए लाइसेंस जारी नहीं की, लेकिन उनको किसी कीमत पर हो, किसी तरह से हो, उनके पास जो है राशन कार्ड उपलब्ध हो गया है, जिस कारण से सस्ते दर पर उनको अनाज वहां पर मिल जाती है। अब यहां पर लेखिका बोल रही है कि फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। अब हम लोग
इस स्टेटमेंट की व्याख्या कैसे करेंगे? हम लोग क्या जानते हैं कि मैन इज ए सोशल एनिमल, ए मैन कैन नॉट लिव बाय ब्रेड एलोन। मनुष्य केवल रोटी के सहारे जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगर हम क्वेश्चन एराइज करें कि इफ मैन हैड कन्फाइंड हिज गोल ऑफ लाइफ विद इन ब्रेड, देन व्हाट वुड हैव हैपेंड? अगर मानव अपने जीवन का लक्ष्य रोटी पर सीमित कर लिया होता, भोजन पर, तो आज क्या होता? न आप वहां पर बैठ करके इस लेक्चर को सुन रहे हो पाते, न मेरे हाथ में मार्कर होती, न व्हाइट बोर्ड होती। स्टैग्नेशन आ जाती। कोई भी डांस, ड्रामा, म्यूजिक, आर्ट, कल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी, किसी चीज का भी विकास नहीं होता। हम उसी गुफाओं और कंदराओं में भटकते रहते और जंगली जानवरों को मार करके खाते रहते। लेकिन हमको यहां पर प्रमाणित करना है कि ये सच बात है कि ए मैन डज नॉट लिव बाय ब्रेड एलोन, बट ब्रेड इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये सच बात है कि मनुष्य रोटी के सहारे जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन रोटी के बिना भी जिंदा नहीं रह सकता। जीवित रहने के लिए सबसे पहली जो आवश्यकता है वो क्या है? भोजन। अगर कोई भूखा है तो कोई भी वो आविष्कार नहीं कर सकता, बार बार उसका ध्यान अपने भूख मिटाने की ओर ही जाएगा। अब यहां पर हम लोग एग्जाम्पल देकर के इसको प्रमाणित करेंगे कि द बांग्लादेशी रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी हैड बीन लिविंग देयर फॉर मोर देन 30 years विदाउट आइडेंटिटी, without permit, but they had ration card which enable them to buy food grain at reasonable rate। अगर हम क्वेश्चन एराइज करें कि इफ दे हैड फुल प्रूफ आइडेंटिटी, अगर उनकी पूरी पहचान होती, जहां जाते लोग सलामी ठोकते, बट नो फूड ग्रेन, अगर उनको भोजन नहीं मिलती, तो 30 वर्ष क्या, वो 30 दिन भी वहां जिंदा नहीं रह सकते थे। इसलिए thus we can say that food is more important for survival than an identity। अतः हम कह सकते हैं कि जीवित रहने के लिए पहचान से ज्यादा जरूरी क्या होती है? भोजन। हम बिना पहचान के जिंदा रह सकते, लेकिन वी कांट इमेजिन टू सर्वाइव विदाउट फूड। लेकिन बिना भोजन के तो हम जीवित रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते। आप लोग सुने होंगे, अक्सर ये कहा जाता है कि भूखे भजन न हो ही गोपाला, लेला अपनी कंठी माला। भूख में तो भजन भी नहीं हो पाती। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल जस्टिफाई है कि फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। जहां कहीं भी उनको भोजन मिल जाती है, दे मेड दियर टेम्पररी शेल्टर। जहां कहीं पर भी भोजन मिल जाती है उनको, वे वहीं पर अपना तंबू गाड़ करके अस्थायी निवास स्थान बना देते हैं। चिल्ड्रेन ग्रो अप इन देम एंड बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल। बच्चे वहीं पर बड़े होते और जीवित रहने में उनके सहयोगी बन जाते हैं। मतलब वे भी अपने बड़ों के साथ कचरा बिनने का काम, उससे सेलेबल थिंग्स चुनने का काम शुरू कर देते हैं। लेखिका बोल रही है कि एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। और अगर सीमापुरी में जीवित रहना है तो कचरा बीनना है। दूसरा कोई उनके पास
अल्टरनेटिव्स नहीं। सीमापुरी अभी बता रहे थे इज ए कॉलोनी ऑफ बांग्लादेशी रैग पिकर्स, दे हैव नो अल्टरनेटिव्स टू अर्न दियर लिवलीहुड एक्सेप्ट रैग पिकिंग। उनके पास कचरा बीनने के अलावा जीवित रहने का दूसरा कोई साधन नहीं। सर्वाइवल इन सीमापुरी एंड रैग पिकिंग आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के सीधे समानुपाती, उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए लेखिका कह रही है कि सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। अगर सीमापुरी में जीवित रहना है तो कचरा बीनना है। लेखिका वहां पर टैटर्ड फटी पुरानी साड़ियां पहने हुए एक औरतों के ग्रुप से पूछती है कि आप लोग अपने हरे भरे खेत और नदियों के देश बांग्लादेश को छोड़कर इस उजाड़ जगह पर क्यों आ गए। वो औरतें इतना जबरदस्त जवाब देती है कि लेखिका की बोलती बंद हो जाती है। लेखिका स्पेशली इसको कोट की है। क्या वो बोलती है, इफ एट द एंड ऑफ द डे, अगर दिन के अंत में मतलब रात में, वी कैन फीड अवर फैमिली, हम अपने पूरे परिवार का पेट भर लेते हैं और कोई भी परिवार भूखे पेट नहीं सोता, तो हरे भरे खेत और नदियों के देश किस काम के जहां भरपेट भोजन नसीब नहीं होती। लेखिका कभी उम्मीद नहीं की होगी कि ये अनपढ़ औरतें इतना जबरदस्त जवाब देगी। वो क्या बोली कि किसी का पेट सुंदरता और हरियाली देखने से नहीं भरती, उसके लिए भोजन चाहिए। और सुंदरता और हरियाली भी तभी अच्छी लगती है ना जब पेट भरा हुआ हो। 3 तरह की आग होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। जो सबसे पावरफुल आग मानी जाती है, पहली जो जंगल में लगती है उसको बोलते हैं दावानल, बहुत शक्तिशाली आग होती है। दूसरी आग उससे भी पावरफुल जो समुद्र में लगती है उसको बोलते हैं बड़वानल, हिंदी में सिर्फ फायर को। और ये दोनों से भयंकर आग जो है ना वो पेट में लगती, उसको जठराग्नि कहते हैं। और दुनिया का हर क्राइम ना उसी जठराग्नि को शांत करने के लिए होती। लेकिन अगर दावानल और बड़वानल अगर ये एक बार बुझे तो बहुत लंबे समय तक बुझे रह सकते हैं, लेकिन जठराग्नि कभी परमानेंट नहीं बुझती, हर 4-6 घंटे पर फिर से लग जाती। तो जो औरतें इतना जबरदस्त जवाब दी कि अगर हम दिन के अंत में हर परिवार का पेट भरने में इस जगह सक्षम है और कोई भी परिवार भूखे पेट नहीं सोता, तो हरे भरे खेत और नदियों के देश से बेहतर ये उजाड़ जगह। जैसे आप सपोज कीजिए कि आपका महल, घर वाले आपको टॉर्चर कर रहे हैं, बढ़िया से भोजन पानी नहीं दे रहे हैं, बगल में एक झोपड़ी जो उसके पास रूखा सूखा है वही आपको खिला रहा है, रहने के लिए शरण दिए हुए, तो महल अपना हुआ या झोपड़ी, तो क्वाइट नेचुरल है कि आप ऑप्ट करेंगे कि वो झोपड़ी। तो इसीलिए वो औरतें कह रही हैं कि उस नदियों और हरियाली के देश से बेहतर हम लोगों के लिए उजाड़ जगह है। अब यहाँ पर बोलती हैं, देखिए यहाँ पर हाइपर बोले अतिशयोक्ति जो है का प्रयोग हुआ है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, कचरा ही उनके लिए सोना है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, कचरा ही उनके लिए सोना है। तो जो जिसके काम आ जाए उसके लिए वही सोना है। हम लोग के लिए कचरा है, लेकिन यही कचरा इट प्रोवाइड्स दियर डेली ब्रेड एंड रूफ ओवर दियर हेड। यही कचरा उन्हें प्रतिदिन का भोजन और सर के ऊपर छत प्रदान करता है। इसीलिए लेखिका बोल रही हैं यहाँ कि गार्बेज टू देम इज गोल्ड, कचरा ही उनके लिए सोना है। इवन इफ इट इज ए लीकिंग रूफ बट फॉर ए चाइल्ड इट इज इवन मोर। यद्यपि उससे पानी रिसते रहता है, लेकिन एक बच्चे के लिए वही एक बहुत बड़ी जगह होती है
क्योंकि उन्हें सर छुपाने की जगह मिल जाती है। अब अगले पैराग्राफ में हम लोग देखें, बोल रही हैं समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी, साहेब बोल रहा है, इवन ए 10 रुपीज नोट हिज आईज लिट अप, इफ यू फाइंड a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging because there is hope of finding more. It seems that garbage has a meaning different from what it means to their parents. For children, it is wrapped in wonder. For elders, it is means of survival. साहेब कहता है कि कभी कभी कचरे के ढेर से मुझे 1 रुपए के तो कभी 10 रुपए के नोट मिल जाते हैं, तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। अगर कचरे के ढेर से कभी आपको एक चांदी का सिक्का मिल जाए तो क्या आप ढूंढना बंद कर देंगे? कभी भी नहीं, क्योंकि और उम्मीद जागेगी कि यहाँ पर इस प्रकार के और भी सामान मिलेंगे। और अगर कचरे के ढेर को अगर उससे चांदी का सिक्का निकलने लगे तो कचरा बिनने वाले पूरा जो है ना उठाकर अपने घर में ले जाकर चलनी से चाल देंगे उसको। तो इसी उम्मीद के सहारे तो जीते कि कोई कचरा ऐसा मिलता जिसकी मार्केट वैल्यू 1 रुपए, तो कोई कचरा ऐसा होता जिसकी मार्केट वैल्यू 10 रुपए, तो कभी कभी कोई कचरा ऐसा भी मिल जाता है जिसकी मार्केट वैल्यू चांदी के एक सिक्के के बराबर होती है। और इसी उम्मीद के सहारे वो पूरे दिन जो है वो कचरों के ढेर से सामानों को चुनते हैं। अब यहाँ पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर द चिल्ड्रेन एंड व्हाट डज इट मीन टू देयर पेरेंट्स। तो फॉर चिल्ड्रेन गार्बेज इज ए ट्रेजर रैप्ड इन वंडर वेयर दे फाइंड 1 रुपी 10 रुपी नोट और समटाइम्स ए सिल्वर क्वाइन, but for their parents it is only means of their survival. कचरे के अलग अलग अर्थ। बच्चों के लिए कचरा आश्चर्य से ढका हुआ खजाना, जहां कभी उन्हें कोई कचरा ऐसा मिलता जिसकी मार्केट वैल्यू 1 रुपए तो कभी 10 रुपए, जबकि उनके माता पिता के लिए ये जीवित रहने का एकमात्र साधन है। अब आगे बोल रही हैं अनीस जंग की वन विंटर मॉर्निंग I saw Sahib standing at a fence gate watching 2 young men playing tennis in white dress. एक दिन जाड़े की सुबह थी, विंटर मॉर्निंग, और लेखिका देखती है कि साहेब एक बाउंड्री किया हुआ गेट था उसके बाहर खड़ा था और 2 व्यक्ति व्हाइट कलर का ड्रेस पहनकर टेनिस खेल रहे थे और साहेब उनको टेनिस खेलते हुए देख रहा था। लेखिका वहां पर रुकती है। लेखिका को तुरंत जो है ये बात दिमाग में आती है कि टेनिस की जो गेम है वो साहेब की पहुंच से कोसों दूर है। व्हाट इज हिज मोटो टू स्टैंड देयर, आखिर वो वहां पर खड़ा क्यों है? हालांकि बोलता है साहेब कि मुझे भी ये गेम पसंद है, लेकिन रियलिटी क्या थी? साहेब एडमिट करता है, देखिए उस बाउंड्री के अंदर एक स्विंग झूला लगा हुआ था और साहेब इस चांस में था कि ये साहब लोग कब यहाँ से खेल करके निकले कि हमको झूला झूलने का मौका मिले। जब कोई नहीं होता था तो द गेट कीपर लेट मी यूज द स्विंग, कहता है साहेब कि जब कोई नहीं रहता था तो गेट कीपर जो था वो साहेब को झूला झूलने का इजाज़त दे देता था। तो साहेब का वहाँ जो उद्देश्य था वो टेनिस देखना नहीं, क्या करना था? झूला झूलना। आप सोचिए कि 2 साहब जो वेल ड्रेस में वहाँ पर खेल रहे हो टेनिस, वहाँ पर नाम का केवल ये साहेब है, फटा पुराना गंदा कपड़ा पहने हुए अगर कोई बच्चा जाकर उनके झूले पर बैठेगा तो एक आध झाप दे करके भगा देंगे। तो गेटकीपर को दया आ जाती थी और वो साहेब को झूला झूलने की अनुमति दे देता था। तो ये क्या शो कर रहा है
कि उन गरीब बच्चों के मन में भी अमीरों जैसी हर इच्छाएं होती, लेकिन उनकी गरीबी उनके हर अरमानों का ही गला घोंट देती। इसी चीज को यहां पर ये डिपिक्ट कर रही है लेखिका। अब आगे जो है हम लोग नेक्स्ट रिमेनिंग जो पार्ट हैं वो अगले वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। थैंक्स।